नमस्कार, स्वागत है आपका वन में। हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, संख्याएं पुनरावृत्ति। इससे पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं जानी। प्राकृतिक संख्याएं के बाद हमने प्राकृतिक संख्याएं जानी। उसके पश्चात हमने पूर्ण संख्याएं जानी। पूर्ण संख्याओं के पश्चात हमने उनके गुण जाने। उसके पश्चात हमने पूर्णांक संख्याएं जानी। पूर्णांक संख्याओं के हमने गुण जान रहे हैं। पूर्णांक संख्याओं के गुण जानने में ही हम एक क्रियाकलाप 4 करेंगे। हमने क्रियाकलाप 1 और 2 कर दिया था और क्रियाकलाप हम 3 करेंगे अब। जिसके माध्यम से हम गुणा के विषय में जानेंगे। हम आते हैं प्रश्न नंबर पहले पे, क्रमांक 1 पे। पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या मानते हैं 3। तो 4 गुणा आपने 3 किया, गुणनफल आपके पास आया 12। आपको यहां निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, पहली संख्या क्या थी? आपके पास धनात्मक संख्या है। पहली संख्या आपके पास धनात्मक है, दूसरी संख्या भी धनात्मक है। तो जब दोनों का गुणा हुआ तो आपके पास जो आपका उत्तर आया या गुणनफल आया वो क्या आया? धनात्मक आया। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। ठीक है, यानी हम आपको नियम के हिसाब से भी बताए थे, हम नियम को ही हम यहां हल करके दिखा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। दूसरा देखते हैं। 7 है और ऋण 2 है। यहां आपने ऋण 7 गुणा ऋण 2 किया तो ये जो ऋण है ये ऋण है, ये धन हो जाते हैं। तो 7 दूना 14। यहां आपने क्या निष्कर्ष पाया कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक ही होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहां पर क्या हुआ? ऋण और ऋण धन हुए, धन और धन भी धन हुए। अब हम तीसरा देखते हैं।
ऋण 6 और 3, तो ये होगा ऋण 6 गुना 3, यहां होगा 6 तिया 18, और एक ऋण है, एक ऋण और एक धन का आपस में गुणा होता है तो ऋणात्मक होता है। तो इसका निष्कर्ष हमारे पास क्या निकला? एक ऋणात्मक व एक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम चौथा देखते हैं, एक और, ज्यादा हम इसमें नहीं करेंगे, चौथा बनाते हैं। चौथा है 5 और ऋण 4, तो 5 गुणा ऋण 4 हो 5 चौक 20, और इसका भी जो उत्तर आएगा वो आएगा ऋणात्मक। तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि एक धनात्मक, यदि पहला धनात्मक हो, वह एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो चाहे चाहे ऋणात्मक कहीं पर भी हो, चाहे ऋणात्मक हो धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, तो वह उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, हम क्रियाकलाप के माध्यम से हमने ये जान लिया कि गुणा के हिसाब से कैसे होता है। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको बताना है यहां पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर भागफल खाली स्थान पूर्णांक होता है। यहां आपसे क्या पूछा है? एक धनात्मक है और दूसरा पूर्णांक, देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा लिखने में गलती कर दिया, हम इसे मिटा देते हैं। दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग
देने पर भागफल कौन सा पूर्णांक आता है। तो आपको यह ध्यान देना है, इसके विषय में मैंने भी आपको समझाया था कि एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, अगर दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो भागफल जो आएगा वो सदैव धनात्मक पूर्णांक ही होगा। अब इसका क्रियाकलाप का प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल खालिस्तान पूर्णांक होता है। तो देखिए यहां पर चाहे वो गुणा हो अथवा भाग हो, अगर दोनों तरफ धन हो अथवा दोनों तरफ ऋण हो, चाहे वो गुणा के रूप में हो चाहे वो भाग के रूप में हो, दोनों तरफ अगर ऋण है तो उसका जो भागफल या गुणनफल आएगा वो धनात्मक ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। यहां पर भी दोनों ऋण हो तो धनात्मक, दोनों धन हो तो धनात्मक, एक ऋण और एक धन हो तो ऋणात्मक, और पहला धन हो दूसरा ऋणात्मक हो तो भी ऋणात्मक ही आएगा। तीसरा नंबर देखते हैं हम। एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल खालिस्तान पूर्णांक होता है। तो यहां आप देखिएगा एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, ऋण और धन। जैसे गुणा में होता है ऋण और धन क्या होंगे, ऋणात्मक, तो यहां पर भी आपके पास होगा ऋणात्मक। देखिए ये चारों लाइन आपको याद रख लेना है, बिल्कुल याद रख लेना है, आपको व्यवहार में ही इसको लेकर आ जाना है। एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल खालिस्तान पूर्णांक होता है। तो देखिए यहां पर भी क्या है, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो एक भी अगर धन और एक ऋण है, एक धन और एक ऋण है, तो कभी भी गुणा एवं भाग में एक धन एक ऋण है तो वो उत्तर जो आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। अगर दोनों धनात्मक है तो धनात्मक, दोनों ऋणात्मक है तो भी धनात्मक, अगर एक ऋण है एक धन है तो ऋणात्मक, चाहे वो अल्टी पल्टी हो, धन और ऋण हो या ऋण हो धन हो, वो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका हमारा जो पूर्णांक है, पूर्णांक समाप्त होता है, हमने पूर्णांक को खत्म कर लिया। अब जो हम जिस टॉपिक पे जा रहे हैं उसे कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न। अब इस भिन्न का मतलब क्या होता है, ये भिन्न टॉपिक है। अब आप मान लीजिए आपको 2 से 3 को भाग देना है,
तो उसे आप कैसे लिखते हैं? 2/3। अब यहां जो 3 है ये बड़ा है और 2 आपके पास छोटा है। ये आपको दिखा? 2 आपके पास छोटा है और 3 आपके पास बड़ा है। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है या जब इस प्रकार का आपको दिखता है तो ये कहलाता है भिन्न। जो इस प्रकार की संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न। हमने हमने प्राकृतिक संख्याएं देखी जो हमेशा शून्य से चालू, प्राकृतिक संख्या माफ कीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनगिनत तक जाती है। उसके पश्चात हमने पूर्ण संख्या देखी जो शून्य से शुरू होता है और आगे तक जाता है। पूर्ण और प्राकृतिक में केवल एक शून्य का ही फर्क होता है। उसके बाद से आई पूर्णांक। पूर्णांक में शून्य भी है, धनात्मक भी है, मगर वहां पर एक और चीज जुड़ जाती है जो है ऋणात्मक। क्या होती है? जो है ऋणात्मक। अब यहां एक चौथी चीज आती है, भिन्न। भिन्न में क्या होता है? बट्टे वाला सवाल आ जाता है जहां वो पूरी तरह से हल नहीं हो सकते। मतलब 5/2 या 2/5 पूरी तरह से हल नहीं हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ छोटा ही हो, ये छोटा हो या ये बड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 5/2, 5/2 आप देख रहे हैं तो एक और उदाहरण देखते हैं। 5 से 2 का भाग, आपने लिखा यहां पर 5/2। 2 से 4 तो जा सकता है, 8 जा सकता है, किंतु 5 नहीं जा सकता। 5 जा रहा है क्या? 5 नहीं जा रहा है। या तो वो उत्तर दशमलव में आएगा या वो हमें जो उस प्रकार से लिखेंगे 5/2, इसे हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। तो हम इसके नियम को समझते हैं, भिन्न को। भिन्न की जो पहली टॉपिक है, संख्या जहां P/Q, मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं इसे हम कहते हैं P/Q। जहां P और Q धनात्मक पूर्णांक है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, यहां पर क्या धनात्मक ही था, तो P/Q यानी इस प्रकार की जो संख्याएं होती है इसे हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं हम? भिन्न। दूसरा, एक भिन्न अपने सरलतम रूप में होगी यदि उसके अंश तथा हर में एक के अलावा, इसमें लिखा है कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या एक के अलावा, मैं आपको सरल में बता रहा हूं, कोई और ना हो, कोई और ना हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप जानना चाहेंगे। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए यह है आपके पास 8/2 बटे में है आपके पास 4/4। ठीक है, यह भी भिन्न है एक तरह का। अब आप इसे काटते हैं, इसको सरलता रूप में करते हैं, तो ये 2 एकम 2 दूना, 4 एकम 4 दूना, 2 एकम और 2 एकम, क्या है आपके पास? 1/1 बटे में 1/1 यानी 1/1। तो यहां क्या बोला गया है, देखिए इसको, उसके अंश तथा हर में एक के अलावा, एक ही एक आया, 1/1 के अलावा कोई और ना हो। तो यह होता है सरलतम रूप, सबसे सरलतम रूप। ठीक है, तीसरा टॉपिक, जिन
भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो वे उचित भिन्न कहलाती हैं। इसके बोलने का मतलब क्या है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए अंश और हर होते क्या हैं। ये होता है आपका जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो बटे में होता है उसे हम कहते हैं हर। ये हुआ अंश और ये हुआ हर। इतना आपको समझ में आ गया? ये हुआ अंश, ये हुआ हर। अब ये पूछा गया जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा हो। जैसे मैंने आपको बताया था ये 2/3, 2/3। यहां देखिए जो हर है वो अंश से बड़ा है कि नहीं? 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो हर अंश से बड़ा है। जो हर है, ये हर है, अंश से बड़ा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न। क्या कहते हैं हम? उचित भिन्न। चौथा प्रश्न है, जिन भिन्नों का हर अंश से छोटा हो, अंश से छोटा हो, वे विषम भिन्न कहलाती हैं। विषम भिन्न। अभी हमने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था। कौन सा? ये आपके पास 5/2, यहां क्या है? अंश और बटे में हर, 5/2। यहां क्या पूछा गया? हर अंश से छोटा। किससे? अंश से छोटा। तो अंश बड़ा और हर छोटा है, तो ये 5/2 ये क्या कहलाई? विषम भिन्न। विषम भिन्न। अगला देखते हैं हम। विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है, तब ये मिश्र भिन्न कहलाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जहां बोला गया है आपके पास एक पूर्ण और एक भाग के रूप में हो, एक पूर्ण के रूप में हो और एक भाग के रूप में हो। अब मैं आपको इसी में समझाता हूं। यह है आपके पास 5/2। ठीक है, हम यहां पर एक रफ कर रहे हैं। आपने 5 को 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, हंसी लाई 1, ये एक आया। यहां आपने कितना लिख दिया? 2। यहां लिखा आपने 2। तो इसका मतलब आप ये लिखेंगे, इसका मतलब आप एक ये लिखेंगे, ये 2, ये 2 और ये 1। आपने 1 लिखा, ये 2 से भाग गया, इसका मतलब ये होता है ये जो 2 है, इसको मैं अब तीनों को अलग अलग कलर में करता हूं। ठीक है, ये पहले लाल कलर है,
तो इसका मतलब होता है 2 अब ये गुना 2 और अब ये धन 1। तो क्या हुआ, अब सिर्फ इसको देख रहे हैं ना, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं और बटे में तो 2 है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 है ना, 5/2। या आप इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूं, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं कि ये जो है इस प्रकार के भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। और इसको नहीं, माफ कीजिएगा, इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न, ठीक है। इसको मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। 5/2 है, 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4। ये जो 2 दूना 4 है, इस 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को जब आपको आधा करना हो तो आपको क्या लिखेंगे, ये हुआ 2 और आधा, 2 का आधा, जैसे हम 3 हैं, 3/2, 3/2 को हम क्या लिखेंगे, 1 और आधा, 1 और आधा लिखते हैं ना, 1 और आधा। उसी प्रकार से 5 को हम क्या लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे, 5/2 को हम 2.5 लिखेंगे, ये 2.5 हुआ। 3/2 का मतलब हुआ 1.5। उसी प्रकार से 7/2 का मतलब हुआ 3.5, 3 और आधा। तो 7 का आधा कितना हुआ, 7 का आधा कितना हुआ, 3.5। 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। यहां आधा करना है, बटे में 2 का मतलब आधा, 5/2 यानी 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। हम 2.5 बोलते हैं ना। 3/2 मतलब 3 का आधा कितना हुआ, 1.5। उसी प्रकार से 7 का आधा कितना हुआ, 3.5। तो 1/2 वही हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। तो हमने यहां पर अभी तक मिश्र भिन्न पढ़ रहे थे, हम मिश्र भिन्न को देख लिए हैं। हम आगे इसके और आगे करेंगे भिन्न को। हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, समय समाप्त हो गया है। कल आप फिर आइए, इस भिन्न को हम और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए यहीं पर, धन्यवाद।